अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। और आप जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 74 जिले में आने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह का समर्थन हमको पूरे प्रदेश में मिला है कि अब सन 2022 में बहन मायावती जी को आप लोग 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने का काम करेंगे। और ये संकल्प हमारी हर मीटिंग में हमारे साथियों ने लेने का काम किया है। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बहुत सूक्ष्म में अपनी बात रखूंगा कि क्योंकि हमारी नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। लेकिन अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक बार जो मैं अंत में संकल्प लेवाता था, मैं एक बार शुरू में आपसे संकल्प करवाना चाहता हूं कि हम लोग 2022 में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार ये हम लोगों को इशारा कर दीजिए कि आप ये संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। मैं पिछले 23 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में गया हूं और अयोध्या से हमने शुरुआत की थी। अयोध्या से जब हमको बहन मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत, हमने पूछा कहां से करें, उन्होंने कहा अयोध्या से करिए। हमने अयोध्या को चुना और अयोध्या से जाकर के हमने श्री रामलला के दर्शन करने के बाद अपनी हमने यात्रा शुरू करी। और इस बात को हम बाद में समझ पाए कि अयोध्या जाने के लिए हमसे क्यों कहा गया कि पहले अयोध्या जाइए, क्योंकि ये सभी को मालूम है पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। झूठे वायदे, धोखा देना, लोगों को प्रलोभन में लेना, लोगों को बहकावे में लेना, और जब कुछ न चले तो ये कहना कि धर्म के नाम पे हमको वोट दे दो, और धर्म के नाम पे ना मिले तो देश के नाम पे वोट मांग लो। और अयोध्या जब हम गए तो इसीलिए जब हम पूरे अयोध्या में घूमे तो हम आज तो यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अयोध्या के बहुत बड़ी संख्या में यहाँ संत महात्मा आए हैं। अयोध्या से ही नहीं आए हैं बल्कि वाराणसी से भी आए हैं, चित्रकूट से भी आए हैं और मथुरा वृंदावन से भी आए हैं। आज सभी धामों से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। उन सबका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने वहाँ अयोध्या जब हम गए थे, इनसे हम मिले तो इन्होंने अयोध्या के बारे में हमने पूछा कि अयोध्या में आखिर क्या हुआ। अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ष पिछले 5 वर्षों से सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपया बजट में निकालती है, और बजट में निकालती है कि हमको ये अयोध्या में लगाना है। तो अयोध्या में कहाँ लगा? मंदिर के नाम पे लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, 93 से लेकर के अभी तक इकट्ठा किया। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो फिर झोला लेकर के पूरे देश में भेज दिया और प्रदेश में भी भेज दिया कि जाओ और इसमें रुपया मांग के लाओ कि राम का मंदिर बनाना है, और फिर से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर लिए। अयोध्या जब हम गए थे तो हमने सोचा था कि वहां तो ये इतना रुपया बजट का लग चुका है तो ये तो सोने की नगरी बन चुका होगा। लेकिन पूरा अयोध्या घूमने के बाद, और जब हम आप प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी जिले में भी चले जाइए, खराब से खराब जिला, हालांकि आज के हालात तो ये हैं कि हर जिला खराब है, कहीं पर सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे के अलावा कुछ नहीं है, कोई भी तरक्की नहीं है। लेकिन अयोध्या में जब जाइए तो अयोध्या के वासी यहाँ आए हुए हैं। अयोध्या नगरी को देख करके लगता है कि वहां तो सबसे खराब जिला है, और सबसे खराब देखभाल अगर की गई है तो अयोध्या की गई है। वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो आखिर ये रुपया गया कहां? अयोध्या में जो रुपया उसके नाम से निकाला गया वो कहां इस्तेमाल किया? अयोध्या में तो हमें सिर्फ वही काम दिखा जो कि उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार 2007 से 12 में थी, जो कार्य हुए थे उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखा।
चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो कई करोड़ों का रुपए लगा करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, जिससे कि नदी में जो पानी गिरे, सरयू नदी में, वो गंदा पानी ना गिरे। जो परिक्रमा, जिसमें कि हर वर्ष परिक्रमा लोग करते हैं जाकर के, उस परिक्रमा स्थल की हालत इतनी बदतर थी, इतनी खराब थी। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार में उस पूरे परिक्रमा स्थल को ठीक तो कराए ही, लेकिन उसके पहले पूरे अयोध्या में सीवर लाइन डलवाई, नया पानी पीने का पाइपलाइन डलवाया, उस परिक्रमा स्थल को चौड़ा करके 12 मीटर पहुंचाने का काम किया और सरयू नदी के तट को भी ठीक करने का काम किया, वहां के घाट बनाने का काम किया। जिन घाटों में आजकल हर वर्ष साल में 2-3 बार 2 से 3 करोड़ दीपक जला करके 250-300 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और वो भी किसके दीपक? इस प्रदेश के कुम्हारों के दीपक उनको पसंद नहीं आते हैं। दीपक लेते हैं, चाइना से मंगाते हैं, बत्ती मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, पैसा उनके ऊपर खर्चा करते हैं। तो धर्म के नाम पर जो छलावा इनका था वो देखने को मुझे स्वयं मिला। इसके बाद जब हम वाराणसी गए, वाराणसी जाकर के हमने सोचा वहां के तो हालात बहुत अच्छे हो गए होंगे, लेकिन वहां के हालात भी देखने के बाद पता लगा कि वहां के हालात भी उतने ही बदतर हैं जितने कि अयोध्या के थे। वहां पर भी कोई काम नहीं हुआ। 125 करोड़ रुपए खर्च करके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहन मायावती जी की सरकार में बना था 2007 से 12 के बीच में, उसको भी इन्होंने सुचारू रूप से बना के रखने का काम नहीं किया। इन्होंने जो 80 घाट 2007 से 12 के बीच की सरकार में बनाए गए थे, सुदृढ़ किए गए थे, ठीक किए गए थे और नए घाट भी बनाए गए थे, उसके अलावा उन घाटों में कोई काम नहीं हुआ। वहां पर सड़कों में जो सीवर लाइन डलवाई गई थी उस समय पूरे जिले में, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। वहां पर हुआ है तो क्या हुआ? सिर्फ मंदिर में विध्वंस करने का काम हुआ। धर्म के नाम पे आपसे वोट लेते हैं। मैं तो, जो साधु संत वाराणसी से आए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाकी लोग नहीं है वहां से आए, बाहर दूसरी जगह से हैं, आप लोग जा करके देखिए, आप लोगों का हृदय की गति बढ़ जाएगी। आप लोग इतने दुखी हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। उस मंदिर में, परिसर में, जहां काशी विश्वनाथ जी के हम लोग दर्शन करके और उसके बाद परिसर में जो और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी उनके दर्शन करते थे, चाहे वो मां पार्वती हो और चाहे वो वहां पर गणेश, भगवान श्री गणेश जी हो और चाहे वहां पर हनुमान जी हो, उन सभी को उन्होंने, चाहे अन्नपूर्णा देवी जी हो, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी जिनको हटाना या तोड़ना वर्जित है, हम लोगों के यहां वर्जित है। लेकिन इन्होंने उनको हटा दिया, मंदिर तोड़ दिए और तोड़ करके लगभग 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। और जहां से सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़ने के बाद जो शिवलिंग निकले, इनको इन्होंने गंगा नदी में फेंकने का काम किया और काफी तो बोरे में बंद करके वहां लंका थाना है उसमें बंद करके रखा हुआ है। चित्रकूट गए, चित्रकूट में जाकर के देखा तो चित्रकूट में भी वही हालत है। जहां पर भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, वहां तो वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ये लोग तो 11.5 वर्ष वहां पर उन्होंने वास किया था, उसको भी इन्होंने इतना उसके हालात खराब कर रखे हैं कि आप जब वहां जाएंगे तो स्वयं देख लेंगे। लेकिन इसके बाद हम वृंदावन गए। जब वृंदावन गए हम, वृंदावन के हालात आप सब लोगों से छिपे नहीं। वृंदावन से बहुत से हमारे साधु संत आए और लोग भी आए, वो सभी जानते हैं। वृंदावन के जो हालात थे 2007 के 12, वो इसी प्रकार से थे जैसे इन जिलों के हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2007 से 12 के बीच में और बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो हमने जब वहां के हालात उनके सामने रखे तो उन्होंने हमको निर्देशित किया कि जाइए वहां का समग्र विकास करने का काम करिए और बजट की चिंता मत करिएगा। हम वहां पर गए, वहां से लोगों से बातचीत की और वहां पर हमने कहा आपके पास क्या नहीं है ये बताइए। उन्होंने कहा कि हमसे ये पूछिए कि आपके पास क्या है तो हम बताएं। यहां पर तो कुछ भी नहीं है। पूरे वृंदावन, मथुरा में, वृंदावन में सीवर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है। हम लोगों ने सीवर लाइन बनवाई, पानी की लाइन डलवाई, परिक्रमा वहां से लेके गोवर्धन तक की होती है, उस पूरे परिक्रमा के स्थल को ठीक कराया, कई किलोमीटर का। उसको ठीक कराने के बाद वहां पर विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। वहां के जो लोग आते थे, बुजुर्ग बीमार हो जाते थे, उनकी देखभाल नहीं हो पाती थी, महिलाएं भी होती थी, वृद्ध भी होते थे, तो वहां 100 बेड का एक अस्पताल
आधुनिक अस्पताल बनाया गया। इतना ही नहीं, वहाँ बस अड्डा नहीं था तो बस अड्डा बनवाने का काम किया गया, जिससे लोगों को कई कई किलोमीटर से चल के ना आना पड़े वहाँ पर। और उसके साथ में वहाँ पर मथुरा और वृंदावन के बीच में लोग आपस में नहीं आ जा पाते थे क्योंकि पुल नहीं था और वहाँ रेलवे लाइन थी। तो बहन मायावती जी ने तुरंत उसका सैंक्शन करके और वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाने का काम किया, जिससे कि आज 5 मिनट के अंदर वृंदावन से लोग मथुरा में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक वृद्धाश्रम बनाने के बाद वहाँ पर जो लोग हैं उनका एक मेला हमको चाहिए। मेला की दिक्कत होती है। एक गोवर्धन मेला कई वर्षों से होता जा रहा है। पिछली जितनी सरकारें आई सब में उन्होंने अनुरोध किया कि हमको गोवर्धन मेला के एक सरकारी मेला घोषित कर दीजिए। किसी ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसको मेला घोषित करने का भी काम हुआ। वहां पर टोल टैक्स लगता था, उसको हटा करके गाड़ियां सीधे वृंदावन तक और वहां पर पार्किंग के स्थल बनाए गए। वहां पर बस अड्डा नहीं था, इसके साथ में बिजली घर नहीं था। बिजली घंटे भर की आती थी, वहां पर नया बिजली घर बना करके 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, ये लोग सिर्फ श्री राम का नाम लेते हैं, ये सीता का नाम नहीं लेते हैं, ये पार्वती जी का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्या बात है, महिलाओं से इतनी इनको चिढ़ क्यों है। आज भी महिलाएं इतनी उत्पीड़ित है पूरे प्रदेश में। महिलाओं के साथ में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दुराचार हो रहा है। कह रहे थे वोट ले रहे थे महिलाओं के नाम से, महिलाओं से वोट मांगा कि सुरक्षा के नाम पे वोट दे दो। क्या वोट दिया? हम तो पूरे प्रदेश में घूम के आए हैं। जितना दुखी इस समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो शायद और लोग अन्य नहीं होंगे जितनी महिलाएं दुखी हैं। उनके साथ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर 2 घंटे में दुराचार होता है और बलात्कार होता है। यही इनकी सुरक्षा थी। किस तरह से हाथरस में दलित महिला के साथ में इन्होंने किया, वो सबने देखा कि उसके मर जाने के बाद उसके साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसका मृत शरीर भी उनको घर वालों को नहीं देखने के लिए देते हैं और मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे कर देते हैं, जला देते हैं। किस तरीके से खुशी दुबे जो कि 16.5 साल की लड़की थी और सिर्फ आपने कहा कि हमें जिस व्यक्ति को आपने कहा कि इसने गोली मारी उसको मारना, उसके नाम पे आपने खुशी दुबे को भी जेल में बंद कर दिया। एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी तो 30 तारीख को हुई थी, 1 तारीख उसका पहला दिन था। उस दिन तो उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, बंदूक क्या वो हाथ में लेती, और उसको भी जेल में 1 साल से बंद कर रखा है। और उसको बेल ना होने पाए इसके लिए जितने झूठी सर्टिफिकेट बनाने से लेके आपने हर चीज करने का काम किया जिससे कि उसकी बेल ना होने पाए। इतना ही नहीं, इन्होंने जो घर में महिलाएं काम कर रही थी उनको भी उठा ले गए। 2 महिलाओं को उठा ले गए, उनके पतियों को तो मार ही दिया। खुशी दुबे को पति को आपने गोली से उड़ा दिया। और जिस महिला जो काम कर रही थी उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची मासूम सी, उसको भी जेल में ले जा करके रखा हुआ है। उसकी माँ के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, पूरे ये महिलाओं के साथ में इनकी ये सोच है। और इसीलिए आपने देखा कि इन्होंने कभी भी सीता का नाम नहीं लिया, माँ सीता का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो चित्रकूट हो चाहे बिठूर हो, बिठूर में जहां सीता जी रही थी जाकर के लव कुश के साथ में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, बहन मायावती जी की सरकार में उस स्थान का समग्र विकास करते हुए और वहां पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, सीता रसोई से, सीता मंदिर से लेकर के और लव कुश के आश्रम तक सब बनवाने का काम किया। इसलिए आपको इनको ये ध्यान रखना है कि ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये उसी तरह से धोखा देने का काम फिर से आके आपके बीच में करेंगे जैसे पहले कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में चले जाएंगे। 15 नए पैसे नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां हर एक नौजवानों को मिल जाएंगी। 2 करोड़ नौकरियां तो इन्होंने छीनने का काम किया। जितने इस देश की धरोहर थी, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे उत्तर प्रदेश और देश में, वो सब एक एक करके जो आपकी कमाई से थे उसको इन्होंने बेचने का काम किया, उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम किया। और इतना ही नहीं, फिर आप ही के पैसे से पहले तो आपको रोटी रोजी छीन लेते हैं, बेरोजगार कर देते हैं, कारखाने बंद करा दिए, नोटबंदी लगा करके, जीएसटी लगा करके। और जब लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास खाने पीने को नहीं रह गया, तो आप कहते हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, इससे आप अपना जीवन चला लीजिए।
और 5 किलो का अनाज भी जो दे रहे हैं उसके बोरे की कीमत उस 5 किलो अनाज से 5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इनको अपनी पार्टी के नेताओं की फोटो लगानी थी, उसमें अपना पार्टी का नाम लिखना था। ऐसा लग रहा है जैसे भीख में ये 5 किलो अनाज लोगों को देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इनका चेहरा पहचानिए, इनका असली चेहरा जानिए। ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो और चाहे अन्य समाज के लोग हों, किस तरह से इन्होंने इनके साथ में अन्याय किया है ये किसी से छुपा नहीं है। और उसी जगह और ये विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पे क्या करते हैं? आपसे कुछ नहीं छुपा है। विकास तो किसने किया है ये सभी जानते हैं। इस प्रदेश में अगर विकास की बात होगी तो किसका नाम लिया जाएगा ये भी सब जानते हैं। सिर्फ बहन मायावती जी का नाम लिया जाएगा और किसी का नहीं लिया जाएगा। चाहे वो जिस तरफ देख लीजिए, विकास क्या उन्होंने ऐसा दौड़ लगाया था। 5 साल की सरकार थी, लेकिन 5 साल की सरकार में क्या क्या नहीं किया उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 1-2 नहीं 29,500 डॉक्टर अंबेडकर नाम से जो गांव थे उनका समग्र विकास किया। और इतना ही नहीं, 29,000 प्राइमरी स्कूल खोले, नए स्कूल प्राइमरी स्कूल 29,000 खोले, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल खोलने का काम किया, आधा दर्जन से ज्यादा 7 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। और उसमें तो एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में ऐसी खोली है जो विश्व में अपने आप में अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जिसमें कि विकलांग जन पढ़ते हैं। पूरे विश्व में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आदरणीय बहन मायावती जी ने देने का काम किया। कितने मेडिकल, 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, 23 नए जिले बनाने का काम किया। ये तो जिलों को खत्म करने का काम करते हैं। आपने तो 23 नए जिले बना करके, और जब जिला बनता है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जिले का समग्र विकास होता है, पूरा विकास हो जाता है और आगे फिर वो जिला तरक्की करता है। ये काम किसने करने का काम किया? ये सिर्फ बहन मायावती जी ने करने का काम किया। ये इनकी सोच नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ को देख लीजिए, नोएडा को देख लीजिए, पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पर। जितनी फिल्में बनती हैं आजकल, जो जितना कार्य 2007 से 12 के बीच में लखनऊ में हुआ, चाहे वो मेट्रो हो, मेट्रो की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे की नींव बहुजन समाज पार्टी में रखी गई थी। जमीनें अधिग्रहण करी गई थी, उसके आगे कार होना था, उसके पहले सरकार चली गई थी। जेवर एयरपोर्ट, जिसको कि अब सब ये लोग लेकर के चल रहे हैं, वो जेवर एयरपोर्ट किसने शुरुआत की, किसने बनाने का काम किया? वहां की जमीन किसने इकट्ठा करने का? बहन मायावती जी ने करने का काम किया था, किसी और की सोच नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी जर्जर थी, 6,500 मेगावाट की बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको बढ़ा करके 13,500 पहुंचाने का काम 7 नए कारखाने लगा करके अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी ने नहीं किया, बहन मायावती जी ने किया। आज नोएडा और लखनऊ विश्व में सबसे बड़ी और सुंदर जो सिटी है, वो स्मार्ट सिटी। ये लोग स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपया खा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां तो लगा करके दिखाने का काम किया। आज अपने विज्ञापन में ही हर महीने अपना विज्ञापन करने के लिए ये सरकार 300 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करती है। 300 करोड़ का बजट पारित कराया है हर महीने का, और उसमें ये जो RTI से खबर मिली है उससे 300 करोड़ रुपया ये खर्च करते हैं खाली अपने बारे में। आप सोच लीजिए कि 36 करोड़ रुपया 1 साल में खर्च करते हैं, तो 5 साल में इन्होंने कितने हजार करोड़ रुपया तो खाली अपने विज्ञापनों में कर दिया। अगर यही रुपया इन्होंने विकास के नाम पे स्कूलों पे लगा दिया होता, टीचरों को दे दिया होता, नियुक्तियां कर दी होती, तो आज ये वित्तविहीन टीचर जो हैं और उनकी जो महिला है वो सर मुड़ा करके विधानसभा के सामने ये नहीं कहती कि हम इस सरकार की अंत्योष्टि अपने सर मुड़ा के करने का काम कर रहे हैं, ये घोषणा नहीं करने के लिए मजबूर होती। आज मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनके लिए इनको चिंता नहीं है। किस तरह से कोरोना में लोगों ने परेशानी झेली है, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन न होने की वजह से उन लोगों को मौत देखनी पड़ी, उनके परिवारजन कितने दुखी हुए,
लेकिन ये तो इसी पे खुश हैं कि हमने तो विज्ञापन चला करके ये कह दिया कि कोरोना में हमने सबसे अच्छा काम किया है। क्यों नहीं कहते हैं कि अच्छा काम कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर लाशें गिरी हैं तो हमारे प्रदेश में गिरी हैं कोरोना के दौरान, और उनको जलाने की भी जगह नहीं मिली, उनको तो गंगा में ऐसे ही बहाने का काम किया या गंगा नदी के किनारे ऐसे ही दफनाने का काम किया। इसको कहना चाहिए इनको। इसलिए हमारा आपसे ये अनुरोध है, आपके बीच में सारी बातें हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी ने आपके सामने बहुत विस्तार से रख दी हैं, और हम भी आपके बीच में हर जिले में जा करके हमने अपनी आपके सामने बातें रखने का काम किया है। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहेंगे, आपको सब बातें मालूम ही हैं, लेकिन लखनऊ के लोग आज यहाँ पहली बार आए हैं, प्रदेश के हर जिले से भी जो लोग आए हैं वो तो सब जानते ही हैं, और लखनऊ के जो आए हैं उन्होंने सारी बातें सुनने का काम किया। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपने जो हमारे साथ अभी संकल्प लिया है उस संकल्प को आगे ले जाने का काम करिएगा। आज इतनी बड़ी संख्या में इस गोष्ठी में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में वकील लोग आए हैं, अपनी अदालत का काम छोड़ करके यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और उसमें सब वरिष्ठ अधिवक्ता लोग भी हैं, डॉक्टर्स लोग आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं, और उन सबसे ऊपर तो हमारे बीच में जस्टिस RN पांडे जी आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी हमारे साथ में आज यहाँ पर इस गोष्ठी में, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी में आए हुए हैं। हम आप सभी लोगों को, और खास तौर से जो हमारे साथ में 74 जिलों में लोग रहे, उनके नाम लेने लगेंगे अगर हम तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए उनका नाम ना लेते हुए उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे साथ इस कोरोना काल के दौरान में भी और कंधे से कंधा मिला करके और बड़ी संख्या में, और हमको लगभग अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख ब्राह्मणों से उन्होंने हमको रूबरू कराने का काम किया। अगर सारी मीटिंगों का हम जोड़ कर लें तो 10 लाख ब्राह्मणों से और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से हमें मिल करके उनसे बात करने का मौका मिला, और इसीलिए अब की बार हमको बहन मायावती जी के निर्देश जो मिले थे कि आप लखनऊ बार बार नहीं लौटेंगे, एक कार्यक्रम करेंगे, लखनऊ वापस नहीं आएंगे, आप वहीं पर रुकिए, वहीं रहिए, और उस जिले में रह करके आसपास के जिलों के और सभी लोगों से मिलने का काम करिए। और ये जो हमको सुझाव मिला, और इसको मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इससे हमको सबसे व्यक्तिगत मिलने का मौका मिला, व्यक्तिगत उनसे बातचीत करने का मौका। और ये कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, ये 74 जिले का जब शुरू हुआ है, इसके पहले भी आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 वर्षों में चूंकि कोरोना चल रहा था, लगभग 62 बैठकें हमारे घर पे 200 लोगों की, 62 जिलों से 200 ब्राह्मण समाज के लोग अलग अलग जिलों से हमारे कार्यालय में आते थे और उनसे हमारी बैठक होती थी। उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं लोगों के, उन्होंने कहा कि अब इसको प्रदेश में जाने की ज़रूरत है, तब हमने इजाज़त मांगी और हमको इजाज़त मिली कि हम आपके बीच में जाने का काम करें। तो इसका मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आप सब लोगों की तरफ से जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण समाज के लोग और विप्र समाज के लोग हैं, मैं आप सबके लोगों की तरफ से मैं बहन मायावती जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये लोग अकेले नहीं हैं। ये लोग, ब्राह्मण जो होता है वो अकेला नहीं होता है, एक ब्राह्मण 25 को तो हमेशा साथ में लेके चलता है। उसकी जो बातचीत होती है, उसका जो कार्य होता है, वो अपने तक सीमित नहीं रखता है, उसको वो औरों के बीच में ले जा करके और उनको भी बताने का काम करता है। और इसी बात का इन सब लोगों ने हमसे हर मीटिंग में संकल्प लेने का काम किया है कि हमारी जो बातें इनसे हुई थी, और यही संकल्प आज भी ये लोग ले रहे हैं कि आपने जो इनसे बातें कही हैं, इन बातों को ये लोग यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये अपने साथ में ले जाएंगे। लेकिन अपने साथ ले जा करके ये अपने घर में बंद नहीं कर देंगे, अपने घर वालों से, परिवारजनों से, मित्रगणों से, उन सबके पास जाएंगे, और गांव-गांव, जैसा आपने कहा है, ये लोग गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, और इन बातों को उनको बता करके भारतीय जनता पार्टी का जो ये झूठा मुखौटा उनके चेहरे पे लगा हुआ है, इसको ये लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और उनका सही चेहरा यहाँ की जनता को दिखा करके, और सन 2022 में कानून द्वारा कानून का राज, जो कि और कोई नहीं चला सकता, सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी चला सकती हैं, जिन्होंने चला करके भी दिखाया है। कैसे अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, 15 दिन पुरानी सरकार थी,
और सरकार बनने के बाद वो सोच रहे थे कि अब क्या, अब तो हमारी सरकार है। उन्होंने कैसे गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाया था और चलाने के बाद बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन उन्होंने शाम को ये काम किया था, सुबह उनको बंगले पर बुलाया गया लखनऊ पर, और चांद इत्तेफाक की बात है कि मैं भी उस समय वहां मौजूद था। मेरे सामने किस तरह से उनको वहीं घर से हथकड़ी लगवा करके और जेल में भिजवाने का काम आपने किया था, वो सब ने देखा था, और पूरे 5 साल रखने का काम किया था। क्योंकि आपके कानून में, आपके कानून द्वारा कानून चलाए जाने में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। ये हमारा है और ये अपना नहीं है, इसको छोड़ दो, जैसा कि इस सरकार में हो रहा है कि ये तो हमारे अपने लोग हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं करना, और ये सब है, इनको रोको और ठोक दो, इनका वोट भी लो, इनसे नोट भी लो और इनको ठोक भी दो। ये जो नीति चल रही है इस सरकार में, इसको जहां पर ये कहा जाता हो कि ब्राह्मण को देखो और उसका नाम पूछो और उसके 4 गोली ठोंक दो, ऐसी सरकार अब चलने वाली नहीं है। इस सरकार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने संकल्प ले लिया है, और हमारे साधु संत महात्मा जो लोग यहाँ बैठे हैं इतनी बड़ी संख्या में, उन्होंने भी हमको आशीर्वाद दिया है। आज वो यहाँ पर आपको भी देने का काम कर रहे हैं कि अब आने वाले 2022 में इस प्रदेश में अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से ही नहीं, पूर्ण बहुमत से कहीं कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके बनने का कार्य होगा, और पूर्ण बहुमत के साथ में 2007 से कहीं ज्यादा वोटों गिनतियों से, सीटों से जाकर के अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।